नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2022 और 18 अप्रैल से संबंधित सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है जो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी और NTPC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ में SSC और बैंक के लिए भी अति उपयोगी है। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। देते हैं इसके ऊपर एक ओवरव्यू। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? दोस्तों मनाया गया 16 अप्रैल को। मार्च 2022 में भारत के खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही? दोस्तों ये रही 6.95%। और हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? पेटीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? मेरठ में। हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? ये बनी है केरल। बहुराष्ट्रीय नौसिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की पेशकश की है? 41.39 बिलियन डॉलर। किस राज्य में iPhone 13 का निर्माण शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। और हाल ही में 2026 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया आसाम में। और ऑर्लियंस मास्टर 2022 में किस भारतीय शटलर ने रजत पदक जीता है? मिथुन मंजुनाथ ने। FIH जूनियर महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड ने। और किस देश में मैगी नामक तूफान से तबाही मचाई है? फिलीपींस ने। और किसके द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 2028 ने उड़ान भरी? HAL। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट जो अति महत्वपूर्ण है। अब लेते हैं कुछ प्रश्न और उनके उत्तर फैक्ट के साथ। हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा है? दोस्तों ये जुड़ा है ऑप्शन डी यूक्रेन से। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। नेपच्यून एक यूक्रेनी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल का नाम है। इसे लुश डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया था। इस मिसाइल का डिज़ाइन सोवियत KH-35 एंटीशिप मिसाइल पर आधारित है। KH-35 की तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और रेंज में सुधार किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं कुछ इसके मुख्य बिंदु। इस मिसाइल प्रणाली को परिवहन जहाज़ों और युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। इस मिसाइल प्रणाली ने मार्च 2021 में यूक्रेनी नौसेना की सेवा में प्रवेश किया है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे नेपच्यून के बारे में जो कि एक यूक्रेनी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है। अब लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। रूस का मॉस्कोवा जहाज पर मिसाइल हमले के बाद ओडेसा के तट पर डूब गया। रूस ने दावा किया है कि यह जहाज पर गोला बारूद की आग ने जहाज पर विस्फोट किया है। यह नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल का उपयोग करके की गई एक स्ट्राइक थी। नेपच्यून मिसाइल प्रणाली को 2021 में यूक्रेनी बलों में शामिल किया गया था। नेपच्यून एक तटीय जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जो 300 किलोमीटर की रेंज में नौसेना के जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे नेपच्यून के बारे में। इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी में से कुछ प्रश्न आपके सामने पूछे जा सकते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे मालकोम आदिशिया पुरस्कार 2022 दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी प्रभात पटनायक को। मालकोम आदिशिया पुरस्कार 2022 दिया गया है प्रभात पटनायक को। ये उनकी तस्वीर है प्रभात पटनायक की। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को मैल्कम आदेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेशिया ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुने गए एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है। दोस्तों ये थे। अगला प्रश्न। किसने पुरुषों की 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है? दोस्तों जीती है ऑप्शन सी तमिलनाडु ने। हाल ही में तमिलनाडु ने पुरुषों की 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। तमिलनाडु ने मौजूदा चैंपियन पंजाब को 87-69 से हराकर 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। वहीं महिलाओं के वर्ग में रेलवे ने पूनम चतुर्वेदी के 26 अंकों की मदद से
तेलंगाना को 131-82 से हराकर ये खिताब जीता है। तो दोस्तों पुरुषों में तमिलनाडु ने और महिलाओं में रेलवे ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप से। लेते हैं अगला प्रश्न। समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 कहाँ मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन सी पुडुचेरी में। हाल ही में पुडुचेरी में समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 मनाया गया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। उपराज्यपाल डॉक्टर तिमिलसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की उपस्थिति में पुडुचेरी में पहली बार आयोजित हो रहे समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया। पुडुचेरी में 4 दिनों तक उत्सव की मेजबानी गांधी बीच, पोंडी मरीना और सैंड्यूस ऑफ पैराडाइज बीच करेंगे। महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिता होगी। दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 से संबंधित। दोस्तों लेते हैं कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस के फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज है? दोस्तों यह है पाकिस्तान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? ये होगी टाटा। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सोमनाथ को। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों यह है तमिलनाडु से। और प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय संगीत नृत्य से संबंधित थे? लखनऊ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। चर्चा में रहा लौसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लद्दाख। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसे हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों ये मनाया है ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB ने। दोस्तों PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने अभी हाल ही में अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस के अवसर पर PNB के MD और CEO अतुल कुमार गोयल ने ग्राहकों के लिए कार्डलेस नकद निकासी सेवा और वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग लेन देन के लिए PNB One नाम से अपने मोबाइल ऐप पर विभिन्न सेवाएं भी शुरू की है। PNB की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करके चलिए। यहाँ पर हमने देखा कि PNB के MD और CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। साथ में PNB की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, तो यह फैक्ट आप याद करके चलिए। और 12 अप्रैल को इसका 128वां स्थापना दिवस मनाया गया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है दोस्तों, क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर में आने की संभावना है इसकी। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में विशु उत्सव मनाया गया? ठीक है दोस्तों, विशु उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया ऑप्शन बी केरल में। हाल ही में केरल में विशु उत्सव मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। त्यौहार वसंत और फसल के मौसम की शुरुआत और मलयालम महीने मेदम के पहले दिन का प्रतीक है। इस अवसर पर परिवार के सदस्य सुबह जल्दी उठकर विशुकनी के दर्शन करते हैं। परिवार में बड़ों द्वारा बच्चों को विशुकिनट्टम दिया जाता है। विशुकिनट्टम एक सांकेतिक राशि है।
इसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखा जाता है। ओणम, त्रिशूरपुरम, अटुकल पोंगला, मकरविलुक और थेयम केरल के अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। ठीक है दोस्तों, तो त्यौहार जितने भी इसे आप याद करके चलिए, पेपर में पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने भारत से कृषि आयात पर प्रतिबंध को हटाया है? दोस्तों ये हटाया ऑप्शन सी इंडोनेशिया ने। हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया है। इसने 3 साल के लिए भारतीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के पंजीकरण को मंजूरी दी है। इससे पहले भारत से कृषि आयात पर इंडोनेशिया द्वारा प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि भारत ने 24 मार्च की समय सीमा से पहले अपनी खाद्य सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं को पंजीकृत नहीं किया था। इंडोनेशिया मुख्य रूप से भारत से चीनी, गेहूं, चावल, मक्का, मिर्च, मूंगफली और प्याज का आयात करता है। पिछले 30 सितंबर 2021 को समाप्त सीजन में भारत से चीनी निर्यात में इसका लगभग 30% हिस्सा था। वित्तीय वर्ष 2022 के अप्रैल-जनवरी के दौरान भारत से मूंगफली के निर्यात का इसका लगभग 50% हिस्सा था। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, इस पर आप ध्यान दीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन सी मिस्र ने। हाल ही में मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। मिस्र दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। वर्तमान में यह रूस और यूक्रेन से अधिकांश गेहूं आयात करता है। गेहूं के निर्यात में वृद्धि बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, श्रीलंका, ओमान और मलेशिया जैसे देशों की मांग पर निर्भर है। यमन, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों को गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। भारत 2020-21 तक वैश्विक गेहूं व्यापार में एक सीमांत खिलाड़ी रहा है। भारत 2019-20 में केवल 0.2 मिलियन टन गेहूं और 2020-21 में 2 मिलियन टन गेहूं का निर्यात कर सका है। वाणिज्य, जहाजरानी, रेलवे जैसे विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और निर्यातकों के साथ गेहूं निर्यात पर एक कार्यबल का गठन भी किया गया है। लेते हैं अगला इसके बारे में फैक्ट। 2020-21 में भारत से गेहूं आयात करने वाले शीर्ष 5 देश इस प्रकार हैं। पहले पर है बांग्लादेश, दूसरे पर है नेपाल, तीसरे पर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, चौथे पर श्रीलंका और 5वें पर यमन। तो दोस्तों ये टॉप 5 देश है जिसे भारत गेहूं आयात करता है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश का मलबा अंतरिक्ष में सबसे कम है? ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारत का जो मलबा है अंतरिक्ष में सबसे कम है। लेते हैं इसके ऊपर एक फैक्ट। अंतरिक्ष में विभिन्न आकारों की बहुत सारी अवांछित वस्तुएं तैरती रहती है। वह रॉकेट के अवशेषों, निष्क्रिय उपग्रहों और अन्य प्रकार के कबाड़ से उत्पन्न होती है। इन टुकड़ों को सामूहिक रूप से अंतरिक्ष मलबे के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से घूमने वाले ये टुकड़े अन्य अंतरिक्ष संपत्तियों और कार्यात्मक उपग्रहों के लिए खतरा माने जाते हैं। मिलीमीटर आकार के मलबे से भी टक्कर उपग्रहों को नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, इसे आप नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। किसे पाकिस्तान नेशनल असेंबली का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में राजनीतिक घटना चक्र बदला है। इसी एक श्रेणी में वहाँ पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजा परवेज अशरफ, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। इन्हें वहाँ का पाकिस्तान नेशनल असेंबली का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ जी की है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हमने आपके सामने लेकर आए। ये काफ़ी मेहनत से बनाए दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और दोस्तों जो हमारे PDF जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।